नमस्कार मित्रों, आज हम देखेंगे इस कक्षा में बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में। पिछली कक्षा में हमने वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के बारे में जाना था। इस कक्षा में हम बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के बारे में जानेंगे। मित्रों देखिए, जब किसी देश काल में किसी चीज की अति हो जाती है तो एक नई विचारधारा का प्रादुर्भाव होता है। वही स्थिति हमारे यहाँ थी, हमारे देश में थी कि वैदिककालीन विचारधारा के काफ़ी रूढ़िवादी हो जाने के बाद, काफ़ी त्रुटिपूर्ण हो जाने के बाद बौद्ध धर्म या बौद्ध धर्म की विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ। इसमें जो भिक्षुक हुआ करते थे, इन भिक्षुओं ने मठ और विहारों का स्थापना किया और वहाँ एक नए विचार से, एक नए तरीके से शिक्षा देना प्रारंभ किया। ये शिक्षा देने की प्रणाली ही बौद्धिक शिक्षा प्रणाली कहलाई। ये जो बौद्धिक शिक्षा प्रणाली थी यह पूर्ण रूप से पाली भाषा में थी। आइए देखते हैं इसकी प्रणाली कैसी थी, इसमें किस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी बालकों को, संस्कार क्या क्या होते थे, दिनचर्या क्या था। आइए इसकी विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं कि शिक्षा की संरचना की संगठन क्या था बौद्धिक शिक्षा प्रणाली में। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में देखिए, इसमें शिक्षा को 3 वर्गों में बांटा गया था: प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और भिक्षु शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा जो थी वह 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के बालकों को दिया जाता था। उच्च शिक्षा 12 वर्ष से लेकर 20 से 22 वर्ष तक के बालकों को दिया जाता था। भिक्षु शिक्षा जो होती थी वह 8 वर्षों तक दी जाने वाली शिक्षा थी। अब शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? जैसे कि आपने वैदिक कालीन शिक्षा में भी पढ़ा, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में देखा कि उसके उद्देश्य क्या थे। इसी तरह बौद्ध शिक्षा प्रणाली में भी उसके उद्देश्य थे अपने। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या था? निर्वाण की प्राप्ति। पहला उद्देश्य इनका था निर्वाण की प्राप्ति। तो निर्वाण क्या था? महात्मा बुद्ध का कहना था कि यह संसार जो है दुखों से परिपूर्ण है, दुखों से भरा हुआ है और दुखों से छुटकारा पाने का मात्र एक ही मार्ग है, वह है ज्ञान। ज्ञान प्राप्त कर लेने के तत्पश्चात ही हम इस धरती पर या इस जीवात्मा से छुटकारा पा सकते हैं, जन्म मृत्यु से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसके लिए बहुत अनिवार्य था ज्ञान, और इस ज्ञान को प्राप्त कर जन्म मरण के इस बंधन से मुक्त होना ही निर्वाण कहलाता था। दूसरा है व्यक्तित्व का विकास, चारित्रिक विकास, आत्मानुभूति पर बल और सामाजिक कुशलता। इस पर हमने पिछले वीडियो जो था वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली, उस पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, उसमें पूर्ण रूप से इस पर चर्चा की गई है। मठ विहार में प्रवेश। मठ विहार में प्रवेश कैसे होता था? जो शिक्षा का केंद्र था, जैसे कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का केंद्र गुरुकुल हुआ करता था, उसी तरह बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का जो केंद्र हुआ करता था वह मठ हुआ करता था, विहार हुआ करता था। इसमें प्रवेश कैसे मिलता था? इसमें प्रवेश के लिए बालक जब 6 वर्ष का हो जाता था, परिवार की सहमति के बाद एक भिक्षु आता था। भिक्षु उस समय का शिक्षक होता था बौद्ध धर्म का। उसके बाद बालक घर के वस्त्रों को उतारकर पीला वस्त्र ग्रहण कर उस भिक्षु शिक्षक के चरणों में अपने मस्तक को स्पर्श कराता था और उसके द्वारा कहे गए 3 वाक्यों को, जिसको हम सर्वप्रिय कहते हैं, दोहराता था। वे इस प्रकार थे कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि दोहराता था। और इसके दोहराने के बाद वह मठ और विहार में शिक्षा लेने योग्य हो जाता था। ये जो संस्कार होता था, ये जो प्रक्रिया होती थी, इस प्रक्रिया, इस संस्कार को पवज्या संस्कार या प्रवज्या संस्कार कहते थे। इस संस्कार के हो जाने के बाद वह बालक सामवेद कहलाता था। अच्छा, इस जो ये संस्कार है पवज्या संस्कार, इसका बौद्ध ग्रंथ महावग्ग में विस्तार रूप से वर्णन दिया हुआ है। उसका वहाँ विस्तार रूप से यह वर्णन दिया है कि किस प्रकार होता था, कैसे कैसे होता था। इसकी शिक्षण विधियाँ क्या थी? जैसे कि वैदिककालीन में आपने देखा शिक्षण विधियाँ थी, तो ये बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली में भी शिक्षण विधियाँ थी। शिक्षण विधियाँ क्या थी? अनुकरण विधि थी। अनुकरण विधि यानी जो गुरु कहता था उसको सुनकर उस पर अनुकरण करना, उसका अनुसरण करना ही पहली विधि थी। प्रश्नोत्तर भी, प्रश्न पूछकर उसका उत्तर लेना भी इस विधियों में शामिल था। उसके बाद था व्याख्यान विधि।
देखिए ये जो थी पूर्ण रूप से मौखिक ही थी, वैदिककालीन शिक्षा की भांति यह भी पूर्ण रूप से मौखिक ही थी। इसमें व्याख्यान किसी विषय वस्तु को लेकर जिस पर चर्चा चल रही है चर्चा करना, व्याख्या करना, वाद विवाद के जरिए उस ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जन करना, तर्क विधि अपने अपने तर्क को प्रस्तुत करना किसी विषय को लेकर, व्याख्यान भी वही जो व्याख्यान थी व्याख्यान भी, और ये शस्त्रार्थ भी। देखिए शस्त्रार्थ भी अक्सर यह देखने के लिए होता था कि बालकों में जो ज्ञान अर्जन हुआ कहाँ तक हुआ है। चलिए परीक्षा के रूप में भी आप शास्त्रार्थ को दे सकते हैं, छोटी मोटी परीक्षा की तरह की एक परीक्षा है, दो छात्र या दो समूह के छात्र आपस में बैठे हुए हैं और एक दूसरे से शास्त्रार्थ कर रहे हैं, तो उनके ज्ञान का पता चलता था कि बालक ने कहाँ तक ज्ञान अर्जन किया है और बालक कुशल कितना हुआ है अपने ज्ञान को अर्जित करने में। तो वो हुआ करता था शास्त्रार्थ विधि। स्वाध्याय भी बालक स्वयं से अध्ययन करता था उस विधि पर और उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करता था। अगला है परीक्षा। परीक्षा मित्रों बिल्कुल जैसे वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली थी जहाँ परीक्षा का कोई औचित्य नहीं था, कोई साधन उपलब्ध नहीं थे। बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली में भी ऐसा ही था कि परीक्षा के कोई साधन उपलब्ध नहीं थे, ना कोई साक्ष्य मिलते हैं कि बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली में परीक्षा होती रही होगी। तो परीक्षाएं नहीं होती थी। शास्त्रार्थ विधि से बालकों के ज्ञान का अनुमान लगाया जा सकता था। इसी तरह प्रक्रिया चलती रहती थी। जब एक पाठ पूर्ण रूप से समझ में आ जाता था बालक को, तभी अगला पाठ पढ़ाया जाता था। छात्रों की दिनचर्या बिल्कुल वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली की तरह यहाँ भी छात्रों की दिनचर्या वही थी। यह बालक घर को छोड़कर मठों और विहारों में रहता था और गुरु ही वहाँ का उसका सर्विसर्वा होता था, उसका देखभाल की जिम्मेदारी होती थी। जैसे जैसे वहाँ दिए गए थे जो नियम थे उसका अनुसरण करना, नियमों का वह अनुसरण करता रहता था। जो भी वहाँ के नियम बनाए गए थे ब्रह्मचर्य का पालन करना, भिक्षाटन करना, भिक्षा में धनों और रत्नों को ना लेना, झूठ ना बोलना, नृत्य और बाजों या ऐसे संसाधनों का प्रयोग ना करना जो वर्जित थे, तो इन्हीं का वह अनुसरण करता था। ये 10 कुल मिला के 10 नियम थे जो मठों और बिहार में रहने वाले बालक को अनुसरण करना होता था, जिसको 10 शिक्षा प्रदान कहा जाता था। उसको वह फॉलो करता था मठों में और बिहारों में रहकर। गुरु शिक्षा संबंध बिल्कुल वैदिक शिक्षा प्रणाली की तरह यहाँ भी गुरु शिक्षक का संबंध बहुत ही मधुर था। यहाँ भी गुरु का सारा प्रबंध ये बालक ही करता था, शिक्षा लेने वाला ही करता था। उसके सारे दिनचर्या जो भी उसके दिनचर्या में शामिल था, सारी व्यवस्था भिक्षाटन से लेकर खाना बनाना और उनके सोने का प्रबंध करना, जगने का व्यवस्था करना, जो भी था सब वही करता था। आइए पाठचर्या आपने पहले देखा कि पाठचर्या 3 भागों में बटा हुआ था। प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, विच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा 6 वर्ष से प्रारंभ हो जाती थी। इसमें बालक 6 वर्ष से छोटा होता था तो एक सिद्धस्थ पोथी हुआ करती थी पाली भाषा में, इसमें 49 अक्षर हुआ करते थे। बालक को सिखाया जाता था। उच्च शिक्षा के बारे में आपने जाना किया है, 8 वर्षों का हुआ करता था। 12 से 22 की उम्र में बालकों को शिक्षा दी जाती थी। आज की क्लास में मित्रों इतना ही। नमस्कार।